नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज है 17 अगस्त और सुबह के बज रहे हैं 5। 17 अगस्त से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं, आज हम इसको डिस्कस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने करंट अफेयर से। दोस्तों, जो हमारा सबसे पहला करंट अफेयर है, वो है मुडुमलाई टाइगर रिजर्व के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूज देखते हैं कि न्यूज में क्या है। तो देखिए, न्यूज में क्या है, जो मद्रास हाई कोर्ट है, ठीक है, इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को बेसिकली रिक्वेस्ट किया है कि आप जो फंड है एलोकेट कीजिए उन लोगों के लिए। ठीक है, बेसिकली उन लोगों के लिए जिनका गांव, ठीक है, ये जो मुडोमलाई टाइगर रिजर्व के प्रोटेक्टेड एरिया में आता है। तो कम से कम लगभग 495 लोग हैं, ठीक है, जो एक गांव में रहते हैं, जो प्रोटेक्टेड एरिया है, बेसिकली इस रीजन के आसपास का एरिया है। ठीक है, मुडुमलाई टाइगर रिजर्व क्या है। ठीक है? अब इसके अंदर सबसे पहले इस बात को समझिए कि जो हमारा यहाँ से जो हमारा करंट अफेयर बनेगा, ठीक है, जो हमें एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो कैसा रहेगा। पहली बात तो देखिए, ये इन्वायरमेंट से आएगा। ठीक है, अब इसके अंदर ये पूछ लिया जाएगा कि मुडुमलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो उसका आंसर क्या है। ठीक है, तमिलनाडु। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। अब ये देखिए, ये कहाँ लोकेटेड है, ये नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ऑफ तमिलनाडु में लोकेटेड है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं यहाँ पे कि ये ट्राई जंक्शन, जो ट्राई जंक्शन है, किन तीन स्टेट में। तो सही आंसर इसका रहेगा कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे एक और इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इसी से रिलेटेड, कि ये जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, ये वाला है ना, ये इंडिया का पहला, द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। ठीक है, ये पहला था। तो ये क्या है आपका, एक स्टैटिक क्वेश्चन बन गया आपका यहाँ से, है ना। अब इससे रिलेटेड मैं एक और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा। रिसेंटली एक ऑस्कर विनिंग फिल्म आई थी, ठीक है, एलिफेंट विस्पेयर। इसकी जो शूटिंग हुई थी ना, वो मुडुमलाई टाइगर रिजर्व के अंदर ही हुई थी। ठीक है, तो ये कोई पूछेगा नहीं मेरे ख्याल से। ये नॉर्मली आपके जनरल जनरल इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है, ठीक है, जहां पे क्वेश्चन आते हैं कि जो मुडुमलाई टाइगर रिजर्व है कहाँ पे है, ये रखना है तमिलनाडु में। ठीक है, दूसरा, किन तीन स्टेट के ट्रांजेक्शन पे आता है यदि पूछा जाता है, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। ये यूपीएससी वगैरह में पूछ लेंगे, यूपीएससी सीडीएस वगैरह में पूछ लेंगे। एंड थर्ड जो है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है, वो इंडिया का, ठीक है, पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, वो इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है, ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है। ठीक है, साइंस एंड टेक से जब करंट अफेयर बनते हैं, यहां से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब इसमें जो क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है बेसिकली, ये जो करंट अफेयर है बेसिकली ये है पिवट के बारे में। ठीक है, अब क्या याद रखना है, तो देखिए न्यूज क्या है बेसिकली, जो कोरिया एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ना, कोरिया एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, ये एक संस्थान है, एक इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, एक ह्यूमनॉइड मतलब ह्यूमन जैसा एक रोबोट बनाया है जिसका नाम है पिवट। ठीक है, अब ठीक है, ये रोबोट ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये ऑपरेट कर सकता है, ठीक है, एयरक्राफ्ट को विदाउट एनी, मतलब जो एयरक्राफ्ट की बैठने की जगह होती है, जहां पे पायलट बैठ के, देखिए मान लीजिए ये एयरक्राफ्ट है और यहाँ पे पायलट की सीट है, तो ये जो बैठने की जगह होती है, इसको विदाउट चेंज किए, ठीक है, ठीक है, कोई किसी भी चीज को चेंज किए, जैसे नॉर्मल एक आपका रहता है, कॉकपिट रहता है जहां पे पायलट बैठता है, उसमें बैठ के ही जो रोबोट है ये प्लेन उड़ा सकता है। ठीक है, तो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा यदि पूछा जाए कि पिवट, ठीक है, ये किसने डिजाइन किया है, तो कोरिया एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। ठीक है, अब जैसे इट इज द वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमनॉइड पायलट। ठीक है, पहला कोई ऐसा मतलब रोबोट है, ठीक है, ऐसा कोई रोबोट है जो बेसिकली क्या है, आपका पायलट है। ठीक है, वर्ल्ड का पहला। ठीक है, और ये फ्लाई कर सकता है एरोप्लेन को। आप देख रहे हैं, ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट न्यूज है कि एक ऐसा रोबोट बना दिया है एक इंस्टीट्यूशन ने जो एरोप्लेन को फ्लाई कर सकता है। ठीक है, इसके बाद जो ये इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिकली इसमें बताया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया है, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग। ठीक है, फ्लाइट ये बेसिकली इंसान की तरह ही बात कर सकता है। ठीक है, फ्लाइट मैनुअल को पढ़ सकता है नेचुरल लैंग्वेज में। ठीक है, कैन प्रोसेस। ठीक है, तो आपके सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो पिवट है किसने बनाया है, कोरिया एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। और ये पहला क्या है, वर्ल्ड का फर्स्ट ह्यूमन ह्यूमन रोबोट है जो फ्लाई कर सकता है। ठीक है, एक एयरक्राफ्ट को उड़ा सकता है। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है, ठीक है,
वो है प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में। तो न्यूज क्या है पहले ये जान दे। देखिए, केरला हाई कोर्ट ने बेसिकली क्या बोला है, केरला हाई कोर्ट ने ये बोला है कि जब आप प्रिवेंटिव डिटेंशन करते हो, किसी भी बंदे, किसी भी आदमी को, किसी भी पर्सन को आप डिटेन करते हो, है ना, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर, मैं भी आपको समझाऊंगा कि क्या होता है। तो वो आप तभी कीजिए, ठीक है, तभी कीजिए जब आपको लगता है कि उसके एक्शन से किसी इंडिविजुअल को रिस्क है, ठीक है, या जो पब्लिक है आपका, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर को हार्मफुल होने वाला है, ठीक है, तभी आप किसी को डिटेन कीजिए, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये है, केरला हाईकोर्ट ये बोल रहा है कि आप प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर, ठीक है, जब कोई एक्सट्रीम केसेस है तभी आप ऐसा किसी को डिटेन कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि प्रिवेंटिव डिटेंशन होता क्या है। देखिए, मान लीजिए दो तरह के डिटेंशन होते हैं, ठीक है, मतलब डिटेंशन मतलब पुलिस आपको पकड़ के ले गई, है ना, केस ए, केस टू, ठीक है। केस वन में क्या हुआ, आपने क्राइम किया, आपने किसी का, आपने कोई चोरी किया, आपने किसी का खून कर दिया, ठीक है, कोई क्राइम में इन्वॉल्व है। तो उस केस में पुलिस क्या करेगी, ठीक है, आपने नहीं, बेसिकली एक्स वाई जेड आदमी है इसने, ठीक है, तो पुलिस क्या करेगी, इसको पकड़ के लेके जाएगी। तो मतलब क्राइम करने के बाद पुलिस इसको लेके जा रही है, ठीक है। तो ये पहला डिटेंशन हो गया, ठीक है, ऑर्डरली में। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है कि पुलिस को, मान लीजिए पुलिस जी है, ठीक है, इसको इन्फॉर्मेशन मिल गया कहीं से कि भाई ये आदमी है, ये क्या करने वाला है, कोई क्राइम करने वाला है, कोई बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला है, किसी क्राइम में इन्वॉल्व होने वाला है, ठीक है। तो उस क्राइम को रोकने के लिए पुलिस क्या करेगी, ये जो पुलिस जी है ये इसको पहले उठा लेगी, ठीक है, उठा लेगी, इसको पहले ही उठा लेगी। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रिवेंटिव, मतलब प्रिवेंट करना, जो जो नुकसान होने वाला था उसको प्रिवेंट करने के लिए इस आदमी को पुलिस ने उठा लिया, करेक्ट, समझ गए। तो अब इसका क्या होता है ना, इसका मिसयूज बहुत होता है, ठीक है। कई बार क्या होते हैं, जो पुलिस है, ठीक है, चाहे पॉलिटिकल प्रेशर में हो, कुछ भी हो, इसका मिसयूज होता है। तो केरला हाईकोर्ट वही बोल रहा है कि यदि आपको लगता है कि एक्सट्रीम होने वाला है, मतलब ये कह रही है कि यदि आपको लगता है कि पब्लिक ऑर्डर और हार्मफुल फॉर द वेलबींग ऑफ सोसाइटी है, तभी आप कीजिए, ठीक है, तभी आप प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर किसी को आप अरेस्ट कीजिए, ठीक है। अब जान लेते हैं, देखिए क्या क्या, प्रिवेंटिव डिटेंशन रेफर टू द डिटेंशन ऑफ इंडिविजुअल विदाउट अ ट्रायल और कन्विक्शन बाय अ कोर्ट, ठीक है, मतलब आपने उसको वैसे उठा लिया, आपको शक हुआ और शक के बिना पे आपने उसको उठा लिया, ठीक है। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ठीक है, तो बेसिकली जो आर्टिकल 22 है, जब ये प्रिवेंटिव डिटेंशन पढ़ते हैं तो ये फंडामेंटल राइट के अंदर हम पढ़ते हैं, ठीक है, कि हमें क्या अधिकार मिले यदि हमारे साथ कोई ऐसा करता है। तो आपको, क्योंकि पॉलिटी का क्वेश्चन है, पॉलिटी में क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, ठीक है। तो इसके देखिए आर्टिकल 22 क्या बोलता है हमें, आर्टिकल 22 बेसिकली हमें बोलता है, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, अरेस्ट या डिटेन, यदि कोई हमें अरेस्ट करता है, डिटेन करता है, तो उससे हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, बेल की फॉर्म में। अब इसके दो पार्ट हैं, पहला पार्ट मैंने बता दिया कि नॉर्मल ऑर्डनरी लॉ के है, और दूसरा है आपका प्रिवेंशन डिटेंशन लॉ के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या बोलता है, इसके अंदर क्या है, जो आर्टिकल 22(4) है ना, ये क्या करता है कि नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंशन डिटेंशन शैल ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ पर्सन फॉर लॉन्गर पीरियड, ठीक है। अब इसका मैं आपको मतलब समझा देता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है, बेसिकली कह रहे हैं कि 3 मंथ, आपको 3 मंथ रखा सकता है, मतलब यदि आपको कुछ होता भी है तो इसके अंदर जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, इसमें 3 मंथ तक आपको जेल में रखा जा सकता है बिना आपको कुछ बताए, ठीक है, बिना किसी बेल के। बट हाँ, 3 महीने से ज्यादा यदि रखना है तो फिर एक कमेटी बैठेगी हाईकोर्ट की जजों के साथ, और उनके आदेश के बाद ही आपको रखा जा सकता है, समझ गए। तो ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि नॉर्मली तो हमें, नॉर्मली जाएंगे हम, ठीक है, आर्टिकल 22 के साथ, यदि नॉर्मली हमें कोई पकड़ रहा है, ठीक है, ऑर्डिनरी लॉ में, तब तो वो बताएंगे हमें कि हमारा क्राइम किया है, हमारा हम बेल मिल सकता है। लेकिन कोई हमें प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर अरेस्ट हो रहे हैं, डिटेन किया जा रहा है, तो 3 महीने तक वो हमें रख सकते हैं, आपको रख सकते हैं, ठीक है, किसी भी आदमी को वो रख सकते हैं पुलिस, ठीक है। और 3 महीने, लेकिन 3 महीने के बाद एक जज की कमेटी बनेगी, और कमेटी यदि रिकमेंड करेगी तो ही वो आगे नेक्स्ट टाइम पे इनको रख सकते हैं, वरना इनको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे भी फंडामेंटल राइट के अंदर प्रिवेंटिव डिटेंशन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है वो क्या है कि अभी रिसेंटली न्यूज में क्या है, जो बेल है, ठीक है, जो हाईकोर्ट में बेल की एप्लीकेशन जाती है ना, उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है, ठीक है, सर, इसका मतलब था, इसका मतलब वो वृद्धि होना, ठीक है, इंक्रीज होना। तो इंडियन हाई कोर्ट में जो अपील आई है, बेल की अपील, उसमें बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। अब देखिए, जब भी हम करंट अफेयर पढ़ते हैं ना, तो एक चीज याद रखिएगा, जो न्यूज होता है ना वो इंपॉर्टेंट नहीं होता, जो न्यूज के अंदर चीजें होती है, जैसे मान लीजिए वो किस चीज से रिलेटेड है, कोई वहां पे टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है, ठीक है, कोई पॉलिसी है,
ठीक है, आपने देखा होगा ना कि आपने देखा होगा कि आजकल हर जगह इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन वही आएंगे जो करंट अफेयर में आ रहे हैं, करंट में आ रहे हैं, ठीक है, न्यूज में आ रहा है, उससे रिलेटेड को। तो अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि ये जो बेल की जो चीजें हैं जहां से रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है, एनालाइज किया गया डेटा, अब कहीं तो डेटा एनालाइज किया होगा तभी पता लग रहा है ना कि जो बेल है वो बढ़ गया है, रिक्वेस्ट, ठीक है। तो ये हाई कोर्ट डैशबोर्ड बाय दक्ष, ये मैंने भी पहली बार सुना हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है बेसिकली, ये जो अपील है, द नंबर ऑफ अपील, ठीक है, जो फाइल्ड हुआ है हाई कोर्ट में, ठीक है, उसमें उसमें बढ़त हुई है 2020 के बाद, ठीक है। और ये किसका कहना है, किसने डेटा एनालाइज किया है, हाई कोर्ट डैशबोर्ड बाय दक्ष, एक थिंक टैंक फोकस है, जो लॉ जुडिशरी सिस्टम के रिफॉर्म पे फोकस करता है, एक थिंक टैंक है, समझ गए। तो सबसे पहले तो आपको याद रखिए, यदि कोई पूछ ले आपसे कि दक्ष किससे रिलेटेड है, ठीक है, तो ये क्या है बेसिकली हाई कोर्ट डैशबोर्ड है, ठीक है, और रिलेटेड किसे, लॉ एंड जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म से, ठीक है। अब ये देखिए ये ग्राफ है, ठीक है, तो ये परसेंटेज में दिया गया है, कहाँ सीखते हैं, तो झारखंड, ठीक है, पटना हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश, ठीक है, गुवाहाटी छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो ये इस तरीके के आपको दिखा है कि कितने परसेंटेज में बढ़ोतरी ये हुई है। ये जो डेटा है आपका, ये जुलाई 2021 से लेके जून 2022 के बीच का डेटा है, ठीक है। अब जो बेल लोग लेते हैं, जैसे आप कहते हैं ना कि बेल बेल जो बेल है उसमें इंक्रीज हो गया है, तो जो बेल ले रहे हैं फंडामेंटल राइट है हमारा, ठीक है, आर्टिकल 21, ठीक है, ठीक है, अगेन पॉलिटी, ठीक है, आर्टिकल 21, ठीक है, Article 20 of Indian Constitution give everyone right of life and personal liberty. It provides the fundamental right to live with human dignity and personal freedom. ठीक है, और यही अपने को इंटाइटल करता है लोगों को कि सीक बेल व्हेन डिटेन बाय लॉ, ठीक है, और कोई भी इन्फोर्समेंट जो एजेंसी है उनके तहत, ठीक है। तो बेसिकली ये आर्टिकल 21 के अंदर आता है, ठीक है। आजकल जो पेपर आते हैं ना, जैसे ना कि करंट अफेयर बहुत बढ़ गया है, ठीक है, तो करंट अफेयर डायरेक्टली नहीं पूछते हैं। अब करंट अफेयर का टॉपिक आ गया, ठीक है, करंट में पॉलिटिक है, तो पॉलिटिक में जो क्वेश्चन बनेगा ये यहाँ से बन जाएगा, समझ गए आप, ठीक है, ठीक है। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट करंट अफेयर के ऊपर, ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बॉल, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ है, ये न्यूज क्या है बताता हूँ। बेसिकली दो 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 प्रोग्राम है हमारा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पहला इनिशिएटिव, और दूसरा है दीनदयाल अंत्योदय अंत्योदया अंत्योदया योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है, डे NRML, ठीक है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है। अब इन्होंने दोनों ने मिलकर बेसिकली एक वॉल बनाया है, जहां पे बेसिकली डिस्प्ले कर रहे हैं रिच हेरिटेज को, ठीक है, इंडिया का जो रिच हेरिटेज है, ठीक है, उसको डाइवर्सिटी को उसको हाईलाइट किया गया, ठीक है। अब देखिए ये हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज तो है, ठीक है, लेकिन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वन डिस्ट्रिक्ट वन फ्लोर, ये। तो यदि पूछा जाए कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो ये प्रोग्राम है ये किसने इनिशिएट किया, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बनेगा कि किसका इनिशिएटिव है। तो ये है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT, ठीक है। ये किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट किसका इनिशिएटिव है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, और ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, ये जो आपके एनडीए के एग्जाम होते हैं ना, NDA, CDS, CAPF, यहाँ पे बेसिकली ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, ठीक है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है बेसिकली, जो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट है उसका जो रीच है, उसका फुल पोटेंशियल को बेसिकली बढ़ाना। जस्ट सपोज कीजिए कोई एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे बहुत फेमस डायमंड को पॉलिश करने का काम है, तो वो उसका एक्सपोर्ट बढ़ाना वहां से, ठीक है, ऐसा इंफ्रा क्रिएट करना है, उसके प्रोडक्ट को ऐसे मार्केटिंग करना ताकि उसकी डिमांड बढ़े, ठीक है। तो हर डिस्ट्रिक्ट के, तो यूपी में इन्होंने, आई थिंक यूपी में जो है, ठीक है, यूपी में ये बहुत जोर शोर से चल रहा है और उन्हें बहुत सक्सेसफुली इसको इसको रन कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड जो हमारा है डे, ठीक है, डे का फुल फॉर्म बेसिकली है दीनदयाल अंत्योदय योजना, ठीक है। जो दीनदयाल इस योजना के बारे में पूछेगा, ये बेसिकली एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, इसको गरीबी को कम करने के लिए, ठीक है, पॉवर्टी को कम करने के लिए, ठीक है। इसमें बेसिकली होता क्या है, ये इफेक्टिव इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, ठीक है, रूरल एरियाज में, ठीक है, जो इनेबल करता है गरीब लोगों को, ठीक है, ठीक है, कि अपनी हाउस होल्ड इनकम बढ़ा सके, ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म पे
अपने काम करके सीख के, ठीक है, ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया जाता है गरीबों को, जहां से उस प्लेटफॉर्म की हेल्प से वो अपनी जो हाउस होल्ड है उसकी जो इनकम है बढ़ा सके और गरीबी से बाहर आए। तो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, तो दोनों का याद रखिएगा, ठीक है, आप दोनों को याद रखिएगा, ठीक है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है, पहला, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है। और दूसरा दीनदयाल वाला है ना, जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है, ठीक है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है, ये बेसिकली प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है गरीबों को, ठीक है, ताकि वो कुछ इंक्रीज करे अपने हाउस होल्ड इनकम को और गरीबी से बाहर निकले, ठीक है। आई आई होप कि आपको जो मैंने करंट अफेयर डिस्कस किया है आपको कुछ वैल्यू मिला होगा, ठीक है, आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। और करंट अफेयर ऐसे ही आते हैं, ठीक है, आप किसी भी एग्जाम को ले लीजिए, बेसिकली डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है। जैसे आपने गवर्नमेंट स्कीम, ये गवर्नमेंट स्कीम का क्वेश्चन है ना, तो गवर्नमेंट स्कीम से इस क्वेश्चन पे आ जाएगा। तो आपको करंट अफेयर को बहुत डीप में पढ़ना पड़ता है आजकल। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों का शेयर कीजिएगा। मिलते हैं कल सुबह 5 बजे। थैंक यू।